नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और ये हमारी पॉलिटी की क्लास है। तो आज से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पढ़ने स्टार्ट करने हैं। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया या यूनियन, है ना। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक। तो नाम और जो हमारा क्षेत्र है उसके बारे में इसमें बताया गया। आप बेसिकली समझो कुल 4 आर्टिकल हैं इसमें, 1 से 4 तक। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, पहले आप ये समझो 2 चीजें पढ़नी है ना। इसमें भारत का नाम बताया गया है, इसमें यह बताया गया है जो भारतीय क्षेत्र होगा, इंडियन टेरिटरी, उसे कितने हिसाब से बांटा जाएगा। तो कि स्टेट होंगे, यूटी होंगे, एंड एक्वायर्ड टेरिटरी या अर्जित क्षेत्र जो अभी नहीं है, फ्यूचर में जो अर्जित करे जा सकते हैं। बीच बीच में हमारी एक्वायर्ड टेरिटरी हुई हैं, लेकिन फिर हमने उनको यूटी या स्टेट में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तीसरा कि एक बार आपने किसी को यूटी बना दिया, स्टेट बना दिया, अब इसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो कौन चेंज करेगा, है ना। तो ये वाली बातें तो आर्टिकल 1 में बताई है। आर्टिकल 2 में बताया है कि फिर चेंजेस कैसे होंगे। आर्टिकल 3 में भी चेंजेस बताए हैं और आर्टिकल 4 में उन चेंज को करने का प्रोसेस बताया। तो ये 4 आर्टिकल हमने पढ़ने हैं। तो भारतीय क्षेत्र को प्रशासन के हिसाब से कैसे बांटा जाएगा, भारत का नाम क्या होगा, वो जो क्षेत्र हमने बांटा है उसमें हम चेंज करना चाहें तो वो कौन कर सकता है, किसके पास ये अथॉरिटी है, आर्टिकल 2 एंड 3 में, एंड फिर कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है। बस ये 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, पहला काम। दूसरा कि अब हमने यहाँ जो जिसके पास भी अथॉरिटी है और जो भी प्रोसेस है उसने उसको फॉलो करके देश आजाद होने के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से अब तक कुछ चेंजेस किए होंगे। तो वो चेंजेस हमने क्रोनोलॉजी में देखने हैं। प्री के लिए ये बहुत काम का है ना। ये जो चेंजेस हुए हैं क्रोनोलॉजी में, जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप बार बार चेंज हुआ है कि कोई नया स्टेट आ गया, नया यूटी आ गया, उन्हें क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। ये दोनों चीजें प्री के काम की हैं। बाकी चूंकि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है तो हम मेंस का पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम हल्का हल्का आइडिया देते रहेंगे, जिससे बाद में मेंस के क्रैश कोर्स में आपको समझ आए कि मेंस में मेन टॉपिक पढ़ो, फटाफट सिलेबस हो जाता है ना। तो यहां से मेंस में क्या क्या आ सकता है, ये जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इधर जो हमने चेंजेस देखे, ये जो रीड रहा हुआ है, तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप कंटिन्यूसली रीड रहा हुआ है, इस तरह से कुछ लिखवा लेगा। या ये जो इंडियन का भारतीय क्षेत्र है, तो जो यूनियन है खासकर इंडिया में, ये स्टेट वाला भी हम समझेंगे क्या होता है। तो ये डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का एंड डिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ना, ये आ सकता है। और एक की जो राज्य बनाए जाते हैं उनको बनाने का आधार क्या है, छोटे राज्यों को बनाए जाने के क्या फायदे हैं। और इसके क्वेश्चन मेंस में 2 जगह आते हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर में पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जैसे राज्य भाषाई आधार पे बन रहे थे, तो वहां ये वाला एंगल की भाषाई आधार पे राज्य बनने की क्या हिस्ट्री है और उसके क्या फायदे क्या नुकसान है ना। छोटे राज्यों के क्या फायदे हैं, ये भी जीएस फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं। और बाकी की पॉलिटिकल मैप रीड रहा हुआ है, ये आपका जीएस सेकंड पेपर में पॉलिटी। तो 2 जगह इसके क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। मेंस वाला अभी छोड़ो, प्री पे फोकस करते हैं। तो 4 आर्टिकल पढ़ने, और फिर बाद में जो इवोल्यूशन है, धीरे धीरे जो स्टेट बने हैं या जो पॉलिटिकल मैप रीड रहा हुआ है, उसकी क्रोनोलॉजी पढ़नी है। बस इतना प्री के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1। ओके, आर्टिकल 1 इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले इसमें भारत का नाम दिया हुआ है, क्या यूज करा गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो 2 नाम दिए गए, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। दूसरा, जो इंडियन टेरिटरी है, जो भारतीय क्षेत्र है, उसको प्रशासन के लिए कैसे बांटेंगे वो बताया गया है। तो इन्होंने बताया स्टेट होंगे और यूटी होंगे और एक्वायर्ड टेरिटरी जो अभी नहीं है, तो इन्हें आप छोड़ो, ऐसे मानो 3 तरह से उसको बांटा गया। तो अभी ये 2 हैं तो हम इन पे चर्चा करेंगे। इनमें 2 में क्यों बांटा है, क्या अंतर है, इनके साथ पावर का डिवीजन होगा।
पावर डिवीजन। इसका मतलब जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो उसमें राज्य सूची पे इन्हें कानून बनाने की शक्ति दी जाएगी एक्सक्लूसिवली, है ना। और कंकरेंट पे ये बना सकते हैं, सेंटर वाले भी बना सकते हैं। तो इनके साथ में पावर का डिवीजन है, लेकिन इनके साथ में पावर का डिवीजन नहीं है। तो कुछ क्षेत्र जो कि कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे या कल्चरली डिफरेंट थे, उनके लिए शासन की अलग व्यवस्था की गई है, पावर का डिवीजन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, समझ गए। और जिनके साथ पावर का डिवीजन है उनको हम अलग बोल रहे हैं। इतना समझ में आया। इंडियन टेरिटरी को 3 हिस्सों में बांटा इन्होंने, स्टेट, यूटी एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। डन। बाकी अब इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे, कौन कौन से यूटी आएंगे, तो उन सब की लिस्ट दी हुई है शेड्यूल 1 में। हमने 12 की 12 शेड्यूल पढ़ी है पूरी, है ना। शेड्यूल 1 में राज्यों के नाम और क्षेत्र, इन सब का विवरण है। ठीक। अब एक बात और समझनी है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में आपको नेम समझ आ गया। आर्टिकल बाद में आपको इंडियन टेरिटरी के टाइप समझ में आ गए, स्टेट, यूटी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी। और शेड्यूल 1 लिस्ट है, ये भी आपने देख लिया। नंबर 4 पॉइंट कि ये जो स्टेट हैं, आगे समझते हैं इसको। 4th पॉइंट क्या है आर्टिकल 1 में कि ये कितने स्टेट हैं। जैसे अभी मान लो 28 स्टेट हैं टोटल, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक आप समझ लो, ये 1 2 3 ऐसे मान लो आपकी ये 28 है। तो इनको कंबाइंडली तो बोल रहे हैं यूनियन। इन 28 स्टेट के समूह को क्या बोल रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके अंदर जो एक एक यूनिट है, उस एक यूनिट को यूनिट ऑफ यूनियन क्या कहला रही है, स्टेट, है ना। और ये यूनियन की अलग गवर्नमेंट होती है, यूनियन का अलग लेजिस्लेचर होता है। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी, पार्ट 5 में दे रखे हैं ये सब। स्टेट का अलग गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ जब लेजिस्लेचर एक्ट बनाता है तो वो इस पूरे इलाके में लागू होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन है, बाद में पढ़ेंगे। ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, है ना। और स्टेट जब एक्ट बनाता है, स्टेट को जो भी पावर दी गई है, बताया पावर का डिवीजन है यहाँ पे, कुछ सब्जेक्ट इसके पास है। तो उन सब्जेक्ट पे जब स्टेट एक्ट बनाएगा तो वो खाली इस हिस्से में लागू होंगे, है ना। और यूनियन वाले सभी में लागू होंगे। इतना समझ में आया। तो जो ग्रुप ऑफ स्टेट है उसको यूनियन बोला गया है। अब यहां से एक बात समझ में आती है, ये जो ग्रुप ऑफ स्टेट होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टेट, इसको 2 नाम दिए जाते हैं। ध्यान से समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है और ये मेंस के लिए भी काम का है ना। एक हमने ऐसे बना दिया, ये बड़ा था, इसको ब्रेक करके छोटा कर दिया, और एक में ये छोटे छोटे थे, इन सबको जोड़ के एक बड़ा बना दिया। यहाँ छोटे छोटे संधि समझौते करके एक हुए हैं बड़ा यूनियन, और यहाँ पे बड़ा था तो उसको प्रशासन की दृष्टि के लिए छोटा किया। तो ये फेडरेशन है। जब स्टेट का ऐसा समूह हो जो संधि समझौते से एक हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन। और जब बड़े इलाके को प्रशासन के लिए छोटे में बांटा जाए तब उसको क्या बोला गया है, यूनियन। क्या ये अंतर हो गया है ना, बहुत बड़ा अंतर है फिलोसफिकल बेसिस पे, समझो। जैसे ये वाली यूनिट थी पहले, ये इसमें नहीं थी, तो इसने शामिल हुआ होगा तो अपनी शर्तों पे हुआ होगा। बोले मेरा नाम नहीं बदल सकते, मेरा क्षेत्र नहीं बदल सकते, सीट नहीं बदल सकते, है ना। ये इंडेस्ट्रक्टेबल है, इंडेस्ट्रक्टेबल, अविभाज्य है, अविभाज्य। इस राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता। और जब संधि हुई है तो जो ये फेडरेशन बनाई ये भी अविभाज्य है। संधि में ये भी लिखा है कि भाई ये भी नहीं खत्म हो सकता, है ना। इंडेस्ट्रक्टेबल, ठीक। तो फेडरेशन में दोनों इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं, जबकि यूनियन में ये तो था ही नहीं, हमने प्रशासन की दृष्टि से कराया, तो ये अपने संधि समझौते अपनी मनमानी तो चलाएगा नहीं, जितनी पावर मिलेगी उतने से खुश हो जाएगा। तो यहां इसका नाम बदलना, इसका क्षेत्र बदलना या इसको समाप्त कर देना, ये सब यूनियन के हाथ में होता है। तो यूनिट जो होती हैं वो डिस्ट्रक्टेबल होती हैं,
है ना। यूनियन जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। कैसे होता है ये अभी समझ में आ जाएगा बाद में ना। तो जब हम यूनियन बोल रहे हैं तो यूनियन बोलने का मतलब है कि ये जो संघ बना है, इकट्ठा जो ग्रुप बना है ना, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और फेडरेशन में भी यही होता है, तोड़ा नहीं जा सकता। बट फेडरेशन में जो यूनिट हैं वो यूनिट इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, उनको ज्यादा पावर होती है, पावर का डिवीजन ज्यादा रियल होता है। और इसमें इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती, पावर का डिवीजन ज्यादा रियल नहीं होता। और यूनियन जब चाहे तो खत्म कर दे। मान लो कोई एक राज्य है, उसको खत्म करके दो नए राज्य बना लो। समझ गए ना। तो आर्टिकल 1 की समरी देखते हैं। नंबर 1 नेम क्लियर हो गया होगा, इंडिया दैट इज भारत। नंबर 2 कि जो इंडियन टेरिटरी है वो 3 से मिलकर बनी होगी, उसमें यूनियन होगा जो कि 28 राज्यों का समूह है अभी। दूसरा उसमें यूटी होगी जिसमें भी 8 आते हैं, और एक्वायर्ड टेरिटरी जो अभी 0। इसका मतलब यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा बड़ा है इंडियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में तो खाली 28 स्टेट आ रहे हैं, और इंडियन टेरिटरी में भारतीय क्षेत्र में यूटी और ये भी आ रहा है ना, यूटी एंड यूनियन। और फोर्थ, ये जो 28 राज्यों का समूह है, इस समूह को हमने क्या बोला है, फेडरेशन या यूनियन। तो यूनियन हिंदी में तो दोनों को किताबों में संघ ही लिखा होता है, फेडरेशन को भी संघ लिख देते हैं, इसको भी संघ। तो समझ नहीं आएगा तो आप ऐसा करना, उसको यूनियन को आप देवनागरी में यूनियन ही लिखना और फेडरेशन को फेडरेशन ही लिखना। और प्री में क्वेश्चन आ जाए संघ लिखा हो तो एक बार देख लेना कि यूनियन की बात कर रहा है या फेडरेशन की, उसके हिसाब से आंसर करना है। और इसमें जो ये 3rd पॉइंट हुआ, 4th पॉइंट की शेड्यूल 1 की बात है कि ये सारी बातें शेड्यूल 1 में लिस्ट वगैरह होगी नाम की क्षेत्र की। आर्टिकल 1 क्लियर हो गया। इससे प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम समझेंगे बाद में। और यूनियन शब्द क्यों चूज करा है, क्योंकि हम समझौते का परिणाम नहीं है, इस वजह से यूनियन शब्द लिया गया है। क्लियर है मतलब। चलो भाई, भारतीय क्षेत्र को उसने बता दिया कि इंडियन टेरिटरी ऐसे होगी। अभी के हिसाब से देखें तो यूनियन में 28 और यूटी में 8। आर्टिकल 1 से पता चल गया। अब हमें इसमें कुछ चेंज करना है। हमें इन 8 में से किसी को यूटी में शामिल करना है, या बाहर से एक्वायर्ड टेरिटरी कोई ली, फिर उससे नया यूटी बनाया, या उस समूह को इकट्ठा करा, उसको यूनियन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें यूनियन में क्या लेना है, एडमिशन। ये वाला जो केस है, जब हम 8 में से इधर किसी को लेंगे तो उसको क्या बोला है, एडमिशन। बोला क्या है, बोलेंगे एडमिशन, हिंदी में प्रवेश, है ना। और जब यहां कोई यूटी नहीं है, मान लो पहले ये 8 थे, इन 8 में से 2 को मिला के 1 बनाया तो ये 6 बचे। और फिर ये जो नया बना, जो नया आपने स्टेब्लिश किया है, जब इसको इसमें शामिल करोगे तब इसको बोलते हैं स्टेब्लिशमेंट, है ना। इसका मतलब जब यूनियन में नया राज्य बनाया जाता है, कहां से, बाहर से, तो उसको एडमिशन या स्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। 28 हैं, इनके बाहर से कोई नया लाना है ना। अगर वो नया पहले से है, जैसे जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार, तो प्रवेश बोलेंगे। और अगर नया नहीं था, मान लो जैसे दादर नगर हवेली दमनदीप 2 थे, दोनों को मिलाया कोई नया नाम रख दिया, तो उसको स्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया इतना। तो जब यूनियन, ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 2 में, कि यूनियन के अंदर बाहर से एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट यानी कि प्रवेश और गठन कौन करेगा। हमने बताया ना, आर्टिकल 2 और 3 बताते हैं, ऑथराइज करते हैं कि कौन चेंज करेगा इनमें। अब जो 28 यूटी और ये बनी, तो ये एडमिशन और ये एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट यानी कि प्रवेश और गठन यूनियन के बाहर से जब होता है, तो आर्टिकल 2 बताता है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है। आसान है, कोई भारी बात नहीं है ना। इसका मतलब अब अगर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें, यूटी की जगह राज्य का दर्जा देना चाहें, तो कौन सा आर्टिकल काम में आएगा, आर्टिकल 2।
और आर्टिकल 2 ये बताता है कि ऐसा काम संसद कर सकती है। आर्टिकल 2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस ये दो चीजें याद रखना, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, प्रवेश और गठन। अब आर्टिकल 3, ये जो यूनियन में पहले से हैं ऑलरेडी 28, ये आर्टिकल 3 बताता है। आर्टिकल 2 बताता था कि यूनियन में बाहर से लाओगे तो क्या होगा, और आर्टिकल 3 बताता है कि यूनियन के भीतर कुछ चेंज करोगे। ये जो 28 हैं, इनका नाम बदलना हो, इनका क्षेत्र बदलना हो, क्षेत्र ज्यादा करना हो, क्षेत्र कम करना हो, इनमें से कुछ कुछ क्षेत्र मिला के नया राज्य बनाना हो, है ना, इनकी बाउंड्री बदलनी हो, किसी राज्य को खत्म करना हो, तो ये सबके सब काम कौन करेगा? ये सबके सब काम करेगा संसद, है ना। चलो अब इसमें एक बात समझो, जैसे वहां था आर्टिकल 2 में, सॉरी यहाँ 2 आएगा, आर्टिकल 2 में जब बाहर से किसी को ला रहे थे तो क्या शब्द यूज किए गए थे? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। ऐसे ही जब 28 के अंदर आप कोई नया बनाओगे, कैसे बना सकते हैं? थोड़ा एरिया यूपी का लो, थोड़ा बिहार का लो, नया राज्य बना दो, तो उसको बोला गया है फॉर्मेशन। और यूपी की बाउंड्री थोड़ी चेंज कर दी, बिहार को दे दी, नया राज्य नहीं बनाया, यूपी का थोड़ा एरिया बिहार को दे दिया, यूपी का नाम बदल दिया, या यूपी का थोड़ा एरिया बढ़ा दिया। ये सब क्या हो रहा है? ऑल्ट्रेशन कराने जाते हो ना, कपड़े सिलवाते हो तो नहीं, कपड़े लाए छोटे बड़े आ रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कराया है ना, तो ये ऑल्ट्रेशन। तो फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन, जब 28 यूनियन के अंदर कुछ चेंज करोगे, इन 28 के नाम बदलोगे, क्षेत्र बदलोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, नया राज्य बनाओगे, तो नया बनाना फॉर्मेशन है और ऑल्ट्रेशन है, और बाहर से लाओगे तो एस्टेब्लिशमेंट। यूनियन के भीतर के चेंज कैसे होते हैं? किस आर्टिकल में? 3 में। और बाहर से यूनियन में कोई कैसे आता है? 2 में। और दोनों ने बताई है कि ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि जब दोनों ने ये बोला है कि ये काम संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी, तो 2 आर्टिकल क्यों बनाए? एक ही में लिख देते सिंपल, ये भी सब करने की जरूरत नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मेशन, एडमिशन, ऑल्टरेशन, 4 शब्द की यूज करने की जरूरत नहीं थी। बोले इसमें कोई भी चेंज हो संसद करेगी, है ना, चैप्टर दी एंड हो जाता। तो कुछ तो अंतर होगा। अब वो अंतर समझ लो आप क्या है। ये जो 2 वाला है ये तो सिंपल है, संसद कर देती है, लेकिन ये जो 3 से संसद को पावर दी गई है उसमें 2 शर्त है, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया है कि जो संसद की दूसरी शक्ति है अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलना, क्षेत्र बदलना, या 2 से अधिक राज्यों को मिला के नया राज्य बनाना, उसमें 2 प्री कंडीशंस हैं। इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है। यूटी को राज्य बनाना चाह रही है, संसद डायरेक्ट बना देगी, कोई प्री कंडीशन नहीं। लेकिन यूपी का नाम बदलना है, एमपी का नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, नया राज्य बनाना है, यूनियन इनके मिला के, तो शर्त, पहली शर्त क्या है कि प्रेसिडेंट की प्री अप्रूवल लगेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ये पहली शर्त हो गई है ना, कि प्री अप्रूवल लगता है प्रेसिडेंट का। इतना समझ में आ गया। दूसरा, प्रेसिडेंट का प्री अप्रूवल देने से पहले प्रेसिडेंट ये प्रस्ताव उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे, राज्य विधानमंडल को, जिसका नाम बदलना है, जिसका एरिया लिया जा रहा है, जिसका एरिया छोटा करा जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है, राज्य विधानमंडल को, है ना। और एक निश्चित सीमा के भीतर उसका व्यू लेंगे, व्यू, उसकी राय लेंगे, है ना। अब वो राज्य ये बोले कि भाई मुझे नहीं बदलवाना अपना नाम, मेरा नाम ठीक है, या मुझे एरिया नहीं बदलवाना, या मुझे अपने 2 हिस्से करा के 2 नए राज्य नहीं बनाने, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो राय राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब कि एक तरह से बस सूचित ही कर रहे हैं राज्य को। अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक तरफ तो हमने बोला कि जो यूनियन के भीतर के 28 हैं इनके साथ पावर ऑफ डिवीजन है, सॉरी डिवीजन ऑफ पावर है ना, और जो बाहर के 8 हैं उनके साथ नहीं है। और दूसरी तरफ अभी हमने देखा इस आर्टिकल में कि इन 28 में से
किसी राज्य को बिना उसकी मर्जी के खत्म कर दे रहे हैं, उसका नाम बदल दे रहे हैं। तो राज्य तो हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टिबल हैं। अभी देखा था ना, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने इसको यूनियन बोला है। फेडरेशन बोलते तो हम ये वाले काम नहीं कर पाते। अनुच्छेद 3 में फेडरेशन बोलने भी यहाँ लिखना पड़ता कि राज्य के विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है ना, बिना उसकी अनुमति के ये सब नहीं हो सकता। यूनियन बोलने का ये भी नहीं है ना, समझ में आया। तो दो कंडीशन है कि पहली कंडीशन पूर्व अनुमति जरूरी है और दूसरी कि प्रेसिडेंट जो है वो व्यू लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे आर्टिकल 2 और 3 कंप्लीट हुए। हमने क्या क्या समझ लिया, पहले में नाम जान लिया, इंडियन टेरिटरी, 28 स्टेट एंड 8 यूटी, एंड स्टेट को कंबाइंडली बोल रहे हैं यूनियन, ये हमने जान लिया। फिर आर्टिकल 2 ने बताया कि भाई यूनियन के बाहर से कोई चेंज करना है, यानी कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो संसद करेगी। आर्टिकल 3 ने बताया यूनियन के भीतर कोई चेंज करना है, यूनियन के भीतर 28 राज्यों में कोई चेंज करना है तो संसद करेगी, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहला कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना, और दूसरा कि राष्ट्रपति स्टेट लेजिस्लेचर से एक निश्चित समय सीमा में उसका व्यू लेंगे, जो कि राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं है। तो पहले में तो भारतीय क्षेत्र बताया गया है, दूसरे और तीसरे आर्टिकल में बताया गया है कि इस भारतीय क्षेत्र में चेंज कौन करेगा, कौन ऑथराइज है, तो पता चला संसद है। चौथे में बताई गई है प्रक्रिया कि अब आपको संविधान में चेंज करना है, नाम बदलना है, तो भैया अनुसूची 1 बदलेगी, अनुसूची 4 बदलेगी, 2 चीजें बदलनी पड़ेंगी। शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 1 है उसमें नाम क्षेत्र है, तो ये तो बदली जाएगी हर हाल में। और अगर नया राज्य बनाने से राज्यसभा की सीटों में बदलाव हो रहा है तो फिर शेड्यूल 4 भी बदलनी पड़ेगी। प्री में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि नया राज्य बनाने पे कौन सी अनुसूची में चेंज होता है। तो ये सब संविधान संशोधन हो रहा है ना, ठीक है। तो संविधान संशोधन 2 तरह से होता है, एक साधारण बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत से। ये जो विशेष बहुमत वाला है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। वहां 2 प्रक्रिया दे रखी हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। पढ़ेंगे ये सब जब यहां पहुंचेंगे। तो ये वाले बहुमत, इनमें ज्यादा बहुमत की जरूरत होती है। संविधान संशोधन ऐसे भी होता है, इन्हें बोलते हैं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। इन्हें ये नहीं बोलते 368 के तहत संविधान संशोधन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जो संविधान संशोधन याद करते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि अभी महिला का आरक्षण हुआ तो 106वां संविधान संशोधन है ना, तो ये जो नंबर दिए जाते हैं 106वां संविधान संशोधन, 44वां, 42वां, 73वां, ये केवल इन वालों को दिया जाता है। ऐसे तो बहुत संविधान संशोधन होते हैं, इनको नंबर नहीं दिया जाता, इनको नंबर दिया जाता है, ये जो संविधान संशोधन है। और ये साधारण बहुमत से होते हैं, इनमें कम लोगों की अनुमति लगती है। कितने? उपस्थित और मत देने वालों का आधे से अधिक। अब देखो कितने कम हो सकते हैं, ये जरा सोच के देखना। कोरम संसद का 10% है ना, 545 संख्या है, तो 55 लोगों के आने पे मीटिंग हो जाएगी। उनमें से मान लो जब वोटिंग हुई तो 50 ही लोग थे, 5 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इनका आधे से अधिक कितना हुआ? 26। कुल 26 लोग मिलकर प्रस्ताव पास कर दे रहे हैं। साधारण बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का आधे से अधिक होता है। और यहां कुल का आधे से अधिक तो लगेगा ही लगेगा, कुल का आधे से अधिक। तो मतलब अगर 545 हैं तो आप मानो कि 272 प्लस तो लगेंगे ही लगेंगे। कितना बड़ा अंतर है। और अगर ज्यादा लोग उपस्थित हो गए तो उपस्थित का 2/3 भी होना चाहिए। अगर सबके सब आ गए तो उसका 2/3, तो वो बनेगा 300 से भी ज्यादा। तो मतलब बहुत लोगों की अनुमति लगती है ये वाला संविधान संशोधन करने में। तो अनुच्छेद 4 ने ये बताया है कि अनुच्छेद 4 ने क्या बताया, आर्टिकल 4,
कि 2 और 3 के तहत जो संसद चेंज कर रही है संविधान में, राज्यों के नाम बदल लिए सब, इन्हें 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसका अर्थ क्या निकला? क्या अर्थ निकला इसका? इट मीन्स ये काम संसद साधारण बहुमत से करेगी। साधारण बहुमत से। ध्यान रखना, ये संविधान संशोधन तो होते हैं, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होते। डन। तो हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया। इधर वाला जो हमने देखा 4 आर्टिकल पढ़ने थे। पहला आर्टिकल हमने पढ़ लिया, नाम, इंडियन टेरिटरी, ये सब बताया गया है। शेड्यूल 1 बताइए। दूसरा आर्टिकल जो इंडियन टेरिटरी यहां बताई थी जिसमें यूनियन था, तो यूनियन में बाहर से कैसे शामिल करेंगे? एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये शब्द याद रखेंगे आप, है ना। तो बनेगा प्रवेश और गठन कौन करेगी? संसद। आर्टिकल 3 यूनियन के भीतर फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन, निर्माण और परिवर्तन, वो कौन करेगी? संसद। 3 वाले में 2 शर्तें भी हैं, दोनों शर्तें याद रखोगे, है ना। और जो नंबर 4 है वो ये बता रहा है कि 2 और 3 में कितना बहुमत से काम होगा। तो लिखा है 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत लगेगा। सिंपल। अब यहां से आगे 2 क्वेश्चन और आए जो यहां नहीं लिखे थे, इन्हें पढ़ेंगे, फिर हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट पे जाएंगे। पहला, ये मान लो अपना इंडिया है, इसमें यूनियन है 28 राज्यों का और 8 यूटी है। तो यूटी से यूनियन में कैसे जाएंगे? यूनियन के भीतर कैसे चेंज होंगे? ये तो बता दिया आर्टिकल 2 और 3 ने। लेकिन किसी विदेश का हिस्सा अगर भारत लेना चाहें तो वो कौन ऑथराइज है उसके लिए, और उसकी क्या प्रक्रिया होगी? ये तो आपने समझ लिया। यूटी को यूनियन में करना है तो पार्लियामेंट ऑथराइज है, प्रक्रिया साधारण बहुमत। यूनियन के भीतर चेंज करना है तब भी पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है, प्रक्रिया साधारण बहुमत। बस 2 शर्तें और लगा दी, इसलिए अलग आर्टिकल बना। अगर ये 2 शर्तें नहीं होती तो एक ही में काम चल जाता। अब जब बाहर से किसी को शामिल करना है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा और किसके पास होगा? दूसरा, अगर कभी हमें कोई भारतीय क्षेत्र विदेशी को देना पड़े तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना और विदेशी क्षेत्र को ग्रहण करना ये शामिल नहीं है। इन दोनों काम के लिए लगेगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, और ऑथराइज किसको करा? संसद। तो ये काम भी संसद ही करेगी, लेकिन साधारण बहुमत से नहीं करेगी, विशेष बहुमत से करेगी। समझ गए? और संसद ने ऐसे बहुत से विशेष बहुमत से ये काम करे हैं। कुछ आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, नोट्स आप अच्छे से पढ़ना तो वहां आपको मिल जाएंगे। जैसे जब देश आजाद हुआ तो दादर नगर हवेली ये किसके पास में था उस समय? दादर नगर हवेली, है ना, ये था पोर्टुगीज के पास में, है ना। ठीक, तो यहां से आप देखो कि दादर नगर हवेली को जब आप ऐसे समझो कि जो 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 भारतीय क्षेत्र थे ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर चले गए, उसको तो आजाद कर गए, लेकिन जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, जो जो क्या बोलेंगे फ्रांसीसियों के कब्जे के हिस्से थे, वो तो आजाद नहीं हुए। अब वो आजाद भारत ने करा के कुछ पुलिस ऑपरेशन से कराए या अपना अलग अलग तरह से, तो उनको भारत में शामिल करा गया। तो एक तरह से वो विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल करने उस समय के हिसाब से, ना। तो उसमें क्या लगे? संविधान संशोधन लगे। आप देखना, दादर एंड नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन से शामिल करा था, और ये नंबर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये 368 के तहत संविधान संशोधन है। पहले ही हमने बता दिया कि नंबर इन्हीं को दिए जाते हैं, साधारण वालों को नंबर नहीं दिए जाते, काउंटिंग में नहीं आते वो तो साधारण कानून की तरह बनते। गोवा की बात करें तो इसको गोवा को करा था मे बी 56th
गोवा का भी याद नहीं आ रहा हमें, सिक्किम का याद है तो सिक्किम का देख लो आप, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना। और अभी भारतीय कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा था, तो वो था शायद 100वां संविधान संशोधन। यहां से समझ आया ना, बाहर का कोई एरिया लेना है तब भी संविधान संशोधन 368 के तहत, और अपना एरिया देना है तब भी 368 के तहत संविधान संशोधन। ठीक, लेकिन बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करना है, उसमें थोड़ा बहुत एरिया का लेन देन है, तो वो फिर 368 के तहत नहीं होता है ना, वो साधारण प्रक्रिया से हो जाता है। चलो भाई, इतना समझ के हमें पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हमने समझ लिए, और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या कि कोई भारतीय क्षेत्र देना है या कोई विदेशी क्षेत्र लेना है तो 368 के तहत संविधान संशोधन। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताना है ना, या तो टेक्स्ट में यहाँ लिखना या फिर आप व्हाट्सएप करना। ओके, डन। इसके बाद में देखते हैं अब इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ मेन एरिया हैं। जैसे 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, तब कितने तरह के राज्य थे, यूटी स्टेट कैसे कैसे थे, है ना। और फिर 1956 में इसको बदला गया बड़े स्तर पे, 7वां संविधान संशोधन करके, तब क्या हो गया। और उसके बाद से कौन कौन नए नए राज्य बने, जैसे भी तेलंगाना बन गया, उससे कुछ पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बन गया। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है ना, ये पढ़ने हैं हमें। चलो तो इनको एक एक करके देखते हैं। वहां से शुरू करते हैं जहां से भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक, पहले उसके पहले की भी कहानी समझ लो थोड़ी सी, वो भी जाननी पड़ेगी। जब अंग्रेजों का शासन था तो कांग्रेस ये डिमांड करती थी कि आपने जो ब्रिटिश प्रोविंस बना रखे हैं उन्हें भाषा के आधार पे बनाओ, लैंग्वेज के आधार पे। कांग्रेस की डिमांड थी, है ना। लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन चाहते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जैसे ये सब जो होते हैं, भाषा, धर्म, जाति, भाषा, धर्म, जाति, ये सब चीजें, ये तुष्टीकरण के आधार हैं, अपीसमेंट के आधार होते हैं। कि आप एक पर्टिकुलर भाषा वालों को बोलो कि देखो तुम्हारी भाषा का महत्व नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, उन्हें गुस्सा आ सकता है, अलगाववादी विचारधारा हो सकती है। वो कहते हैं कि हमें तो इनके साथ रहनी नहीं, हमें तो अपना अलग देश बनाना है। धर्म के नाम पे भी ये हो सकता है, पाकिस्तान ऐसे विभाजित हुआ, और जाति के नाम पे भी हो सकता है ना। तो ये सब आधार होते हैं। तो अगर हम इन्हें बढ़ावा देंगे, जैसे 1909 के अधिनियम ने भारत में धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट करा, तो बाद में हम धर्म के आधार पर बट गए ना। ऐसे अगर हम भाषाई प्रोविंस बना दें तो हो सकता है कल को भाषा के आधार पर टूटने की नौबत आ जाए, समझे ना। तो अब सोचो कि भले ही कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के समय भाषाई प्रांत की मांग करी थी, लेकिन जब उसने देखा कि धर्म के आधार पर भारत के 2 हिस्से हो गए, है ना, भारत और पाकिस्तान बन गया, तो क्या अब वो ये रिस्क उठाना चाहेंगे कि भाषा के आधार पे भी फ्यूचर में ऐसा हो। तो समझदार थे, उन्होंने क्या करा कि भाषा के आधार पे ये बनाने के लिए पूरी समितियां बनाई और अध्ययन करा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देश आजाद होने के बाद, 1947 के बाद। और उसका निष्कर्ष ये निकला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, और हम लोग बच गए। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया, वहां भाषा को बढ़ावा दिया गया, तो वो धर्म के नाम पे भारत से अलग हुआ, और फिर भाषा के नाम पे पाकिस्तान के 2 हिस्से बन गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। बांग्ला भाषा उर्दू भाषा के नाम पे लड़ लिए, फिर पहले धर्म के नाम पे लड़े, फिर भाषा के नाम पे लड़े। लड़ना जिसका नेचर है वो तो लड़ाई गई है ना। गांधी जी का कोट है कि जो आप कि जिस तरह से आपको आजादी मिलती है तो वो फ्यूचर के लिए आदर्श बनता है। जिन्होंने लड़ के आजादी ली है वो भविष्य में भी लड़ेंगे, शांति से आजादी ली है वो भविष्य में भी शांति से रहेंगे, है ना। अंडरस्टैंड। तो हम एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ और भारत को ऐसे यूटी और स्टेट में कैटेगराइज करना था, उस समय भाषा वाला मुद्दा उठा, तो भाषा की कुछ समितियां बनाई गई। तो इसमें जो सबसे पहली समिति बनी है 1948 में, उसका नाम है एस के धर समिति,
है ना, एस के धर कमीशन हो गया, आयोग था बेसिकली, है ना। इसने क्या बोल दिया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, या भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता में तो मांग थी लंबे समय से कि भाषा के आधार पर, है ना, उनको लग रहा था सही से प्रशासन हो जाएगा। तो फिर एक समिति बनाई गई 1948 में ही, क्रोनोलॉजी में बता रहे हैं, इसके बाद ये, फिर उसके बाद कुछ और। 1948 में वो समिति थी JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना, JPV कमेटी। और इस कमेटी का कोई अध्यक्ष नहीं था। पेपर में ऐसे आ जाए JPV कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं। क्यों बनी थी? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए या नहीं, उसके लिए बनी थी, है ना। जो ब्रिटिश से प्रांत मिले हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या भाषा के आधार पर करें। तो इसने भी मना कर दिया कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो फाइनली उन्होंने भारत के संविधान में नहीं करा। एस के धर कमीशन और JPV कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आया, तो भाषा के आधार पर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया। इसमें क्या करा गया? राज्यों की 4 वो बनाए गए। ए कैटेगरी के BCD ग्रुप के राज्य, ABCD 4 ग्रुप के राज्य। इनका शासन कैसे चलेगा वो भाग 6 में बताया गया था। इनका शासन कैसे चलेगा 7 में, इनका शासन 8 में और इनका शासन 9 में। और ये उस समय के कमिश्नरी प्रोविंस थे, ऐसे समझो कि जैसे यूटी। उस समय उसको यूटी नहीं बोलते थे, वो 1956 के बाद बोला गया, तो एक कमिश्नरी प्रोविंस थी। 9 में बस एक ही को रखा गया था, अंडमान निकोबार को, है ना। भाग 6 में जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको रखा गया था, और जो भाग 7 है उसमें जो ग्रुप बी के राज्य थे, उसमें वो थे जहां पे जो गवर्नर वगैरह है वो पहले का कोई किंग है, या है ना, जो रियासतों का जहां पे थोड़ा प्रभाव है उनको रखा गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 4 कैटेगरी के राज्य थे। फिर इस कैटेगराइजेशन में चूंकि भाषा के आधार पे नहीं हुआ, तो कांग्रेस के ही एक लीडर थे पोट्टी श्री रामलू, कांग्रेस के लीडर हैं पोट्टी श्री रामलू। ये आमरण अनशन पे बैठ गए 1953 में। 1950 में विभाजन नहीं था, और इस अनशन पे लगभग 50-55 दिन के बाद 56th डे पे इनकी डेथ हो गई, और फिर सब जगह दंगे का माहौल हो गया। ये चाह क्या रहे थे कि जो उस समय की स्टेट थी मद्रास स्टेट, उससे आंध्र भाषा बोलने वाला आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया जाए, ये चाहते थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई और दंगे हुए, तो फिर सरकार ने इनकी बात मान ली। भाई ये सब करने के लिए कौन ऑथराइज है? संसद। तो केंद्र सरकार ने संसद में आंध्र प्रदेश ये राज्य का गठन कर दिया। ठीक, केंद्र सरकार इसके लिए ऑथराइज है, नया राज्य आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य ऑब्वियसली कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। उनको लगा कि ये सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन नहीं था। यहां से तो विवाद और बढ़ गया। जैसे ही भाषा के आधार पर राज्य बना, तो और लोगों ने भी पंजाबी के लिए पंजाब बनाओ, गुजराती के लिए गुजरात बनाओ। ऑब्वियसली एक जगह की डिमांड मानोगे तो दूसरे लोग भी करेंगे। तो ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये संविधान का वो भाग था जो संविधान बन के लागू ही हुआ है, और वो ठीक से काम नहीं कर रहा, चूंकि उसके बहुत विरोध हो रहे हैं। कौन से? भाग 5, 6, 7, 8, इनमें जो ये कैटेगराइजेशन करा गया है, 6, 7, 8, 9, उससे जनता खुश नहीं है। राज्यों के भाषा के आधार पे फिर से इसको करने की डिमांड चल रही है। और इससे पहले 2 समिति संविधान से पहले बन चुकी हैं, एक एस के धर, दूसरी JPV। इतना सोच समझ के काम करा, फिर भी समस्या आ रही है। तब क्या किया गया? 1953 में ही, दिसंबर 1953 में एक फिर से कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया।
इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 लोग थे, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, नाम आ सकते हैं। एक फजल अली है, फजल अली, एक है के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर, और तीसरे हैं एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू या हृदयनाथ कुंजरू। और इसके अध्यक्ष फजल अली हैं, इसलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। वैसे इसका ऑफिशियल नेम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। फिर इसने बहुत लंबे समय तक जांच करी, लगभग 1-1.5 साल तक, है ना, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इसकी रिपोर्ट के आधार पे राज्यों का फिर से पुनर्गठन करा गया। संविधान का ये वाला भाग 6, 7, 8, 9, इनमें जो ये कैटेगरी के राज्य थे इन्हें चेंज किया गया। कब कर रहे हैं? 1953 में कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट के आधार पे 1956 में इसमें 7 कैटेगरी के डिलीट कर दिए गए। जो 7 में ग्रुप बी वाले राज्य थे उनको खत्म कर दिया, जो 9 में ग्रुप डी वाले थे उनको भी खत्म। अब 2 ही तरह के राज्य बचे यहाँ पे, भाग 6 वाले राज्य और भाग 8 वाले यूटी, ये स्टेट एंड ये यूटी। बोले ये तो बता दिया आपने, लेकिन उसका क्या हुआ जो भाषा के आधार पर विवाद चल रहा था, है ना, उसमें क्या एक मिडिल पाथ निकाला गया। पहले कह रहे थे कि वो कह रहे थे भाषा के आधार पर बनाओ, ये कह रहे थे हम भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। 2 समिति आ गई, एस्केधर और जेपीबी या जेपीबी है ना। जो फजल अली कमीशन है उसने बोला केवल भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे, दोनों में अंतर है ना। वो कह रहे थे भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे, ये कह रहे हैं केवल भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। इट मीन्स भाषा को एक आधार माना गया, एकमात्र आधार नहीं माना गया। ओनली बेसिस, ओनली नहीं है वो, है ना, कि ओनली लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेंगे। लैंग्वेज इज द वन बेसिस। तो 4 आधार इसने बताए, 4 आधार। अभी जब मेंस में क्वेश्चन आता है इसका, तो वो चारों आधारों को आप मन से मेंशन कर दो ऐसे फजल अली कुछ एरो बना के, तो आपको अच्छा स्कोर हो सकता है। और प्री में भी आ सकता है, नीचे 4 पॉइंट लिख के कि इनमें से कौन कौन आधार थे, है ना। तो कौन कौन से आधार हैं? पहला, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, देश की एकता और सुरक्षा। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, भाषा और संस्कृति। पहले में आ गई एकता और सुरक्षा, दूसरे में भाषा और संस्कृति। पूरी संस्कृति को ले लिया, खाली भाषा नहीं है ना। संस्कृति में तो सब कुछ आ जाता है, खाना पीना पहनना पहनावा, सारी चीजें संस्कृति में आती है। तीसरा जो आधार है वो है फाइनेंशियल फैक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, कि शासन प्रशासन करना सिंपल रहे और राज्य के लिए इकोनॉमिकली वायबल रहे। कम से कम ऐसा राज्य तो हो जहां कुछ रिवेन्यू जनरेट होता हो, वरना सबके वेतन भत्ते कहां से आएंगे। एंड नंबर 4, लोगों का कल्याण और देश का डेवलपमेंट, देश का विकास और लोगों का वेलफेयर, ये 4 फैक्टर माने गए। तो भाषा वाला विवाद ऐसे समाप्त हुआ। इसको जीएस फर्स्ट पेपर में आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हो, और जीएस फर्स्ट पेपर में इस पे मेंस में क्वेश्चन के चांस भी रहते हैं। छोटे राज्य वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में भी शायद 2 बार ये क्वेश्चन वहां पे आया हुआ है यूपीएससी में, जीएस फर्स्ट पेपर में। डन। तो यहां तक हमें समझ में आया। तो फाइनली जब ये 1956 में 7वां संविधान संशोधन था, याद रखना, ये रिकैटेगराइजेशन किया गया कि भाग 6, 7 को डिलीट कर दिया, फिर 8 और फिर 9 को डिलीट कर दिया। तो 8 में कितने यूटी बनाए गए? 6 यूटी थे उस समय। और जो भाग 6 में राज्य हैं वो कितने बनाए गए? 14। तो 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। और इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो ये जो चेंजेस हुए हैं इन्हें हमें क्रोनोलॉजी में पढ़ना है, और इन पे क्वेश्चन आ जाता है। नीचे राज्य दे देगा कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, और कहेगा इन्हें इनके बनने के क्रम में लिखिए। समझ गए ना?
तो अब बस ये क्रम पढ़ना बाकी है, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा कि 1956 के बाद में कौन कौन से राज्य बने। ये जो 1956 वाला कैटेगराइजेशन था मेनली भाषा की वजह से हो रहा था, ना वो भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश बना होता, ना फिर ये सब दंगे होते, ना हमें फजल अली कमीशन बनाना पड़ता, ना ये कैटेगराइजेशन करना पड़ता। तो आप सोच के बताओ क्या हुआ, इस कैटेगराइजेशन ने सब कुछ सही कर दिया, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग खत्म हो गई? नहीं, वो चलती रही। अभी यहां से 1956 से लेके और बल्कि 1971 तक वो चलती रही लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन, और वो होता रहा। कैसे कैसे हुआ देखो, इसके तुरंत बाद 1960 में राज्य बना गुजरात, तो ऑब्वियसली गुजराती के आधार पे बनेगा, है ना। कहां से निकाल के बना? महाराष्ट्र से, तो इसको छोड़ो आप, अभी महाराष्ट्र से निकाल के गुजरात बना दिया गया। फिर ये चलता रहा, तो फिर नागा 1963 में क्या बन गया? नागालैंड, है ना, इसमें भी भाषा एक फैक्टर है। फिर 1963 के बाद में जो पंजाब वाला इलाका है उससे बनाया गया हिंदी भाषियों को अलग करके 1966 हरियाणा, है ना। और यूटी थी हिमाचल प्रदेश, तो वो भी हिंदी भाषी है, तो 1971 में कर दिया गया हिमाचल प्रदेश। आप इसको एक ग्रुप बनाओगे कि भाषा के आधार पे ये रीऑर्गेनाइजेशन तो हो गया 7वें संविधान संशोधन से, पर वो कंटिन्यू रहा। और कैसे कंटिन्यू रहा, तो आप उसको कैसे याद रखोगे? पहले गुजरात, फिर नागालैंड, और उसके बाद में फिर हरियाणा, फिर हिमाचल। ये 1960 में, 60 में, फिर 63 में, फिर 66 में, 3-3 साल का अंतर रहा है। वो बाद वाला फिर 71 है। तो हमने ये एक ग्रुप याद कर लिया, गुजरात के बाद में फिर नागालैंड, फिर हरियाणा और फिर हिमाचल। ये ग्रुप याद हो गया हमें। 1971 तक की स्थिति पता चल गई। अब 1971 में जब ये समस्या सोल्व हुई, भाषा वाली समस्या मोटे तौर पे सोल्व हो गई, तो नई समस्या शुरू हो गई। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यहाँ के अलग राज्य की डिमांड होने लगी। वहां तो पहले एक ही राज्य था आसाम, अभी 1966 में नागालैंड बना दिया। सोचो, तो अभी बस 2 हुए हैं वहां पे, आसाम और नागालैंड, और बनने बाकी हैं। तो ये जो पीरियड है 1971 से लेके 1956 से 71 तक तो भाषा के आधार पे बनते रहे। आपने 4 पढ़ लिए, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल। फिर 1971 से 1991 तक ये नॉर्थ ईस्ट वाली समस्या सोल्व करी गई है, नॉर्थ ईस्ट वाली 71 से 91 तक। तो इन्हें भी हम ग्रुप में याद करेंगे। पहले 1972, 72, 72, इसमें 3 राज्य बने हैं। जो पहले लिखा है वो पहले बना है, जो बाद में लिखा है वो बाद में बना है। एक ही साल में, हो सकता है महीने का अंतर हो, डेट का अंतर हो। नए वालों की तो हम डेट महीना याद कर लेंगे, बहुत पुरानों की जरूरत नहीं है। तो पहले बना इसमें मणिपुर, मणिपुर के बाद बना इसमें त्रिपुरा, और फिर मेघालय। थोड़ा सा आपको मैप पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आसाम हो गया, यहाँ अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, फिर मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद में फिर यहाँ पे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, यहाँ मेघालय हो गया, एंड यहाँ पे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। तो आसाम तो पहले से ही था, ये खत्म। नागालैंड जो है ये 1966 में बन गया, तो ये भी खत्म। अब कौन बन गया? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये वाले और बन गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ट्राइंगल आ रहा है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में बन गए तीनों, ठीक। और एक यहाँ पे सिक्किम का तो संविधान संशोधन पे सीधा क्वेश्चन आता है ना, 35वां और 36वां संविधान संशोधन, है ना।
तो सिक्किम बन गया 1975 में। 75 में कौन बन गया? सिक्किम। अब यहां 2 बचे बस, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये 2 बचे ना, अरुणाचल और मिजोरम। अरुणाचल और मिजोरम बचे। तो फिर 1987 में 3 बने। 87 में यहां लिख दे रहे हैं 87 1987 में। तो वो कौन कौन से 3 बने 1987 में? जो बचे हैं, पहले ये मिजोरम, फिर वो ऊपर वाला अरुणाचल, और इसके साथ में फिर गोवा। एक नीचे वाला याद रख लेना, गोवा है ना। ये 87 तक के हो गए। बड़ा आसान है याद रखना। लोग इस क्वेश्चन को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आप एक बार ब्रेक करके करो तो देखो बड़ा आसान है। फिर से बता देना है, 1956 से आगे की कहानी आती है क्रोनोलॉजी में। तो 1956 से 1971 तक आपको पता है भाषा के आधार पे बनना है। पहले गुजरात बनना है, 1960 में गुजरात, फिर 1963 में नागालैंड, फिर 1966 में हरियाणा, और 1966 में हरियाणा के बाद में 1971 में बना था हिमाचल। फिर 71 से 91 तक क्या हुआ था? नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या हुआ 71 से 91 में? पहले 72, फिर बीच में एक आएगा 1975 में, तो यहां तो सिक्किम है, सबको पता है। फिर उसके बाद में 87 में ये वाले हैं, बिल्कुल नीचे वाला, फिर बिल्कुल ऊपर वाला, बिल्कुल नीचे फिर बिल्कुल ऊपर, तो यानी कि मिजोरम और अरुणाचल। और एक इनके साथ में कौन है? गोवा। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। यहां वाले जो हैं उनमें ऐसे ट्रायंगल है, पहले ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, है ना। यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। हो गए लो सबके सब याद, है ना। 1987 तक वाला जो काम है वो नॉर्थ ईस्ट का जिक्सा फिट माना जाता है, तो वो हो गया। और इसके जो बाद वाले बचे वो तो बड़े आसान से हैं। जो 1991 से और 2000 अभी 25 तक है ना, कौन कौन से राज्य बने हैं देखो। तो एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तीनों 2000 में बने हैं। जो डेट पहले लिखी है वो पहले और बाद वाला बाद में। पहले एमपी से छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और फिर बिहार से झारखंड। इनका चूंकि ये अभी हैं तो इनकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो इसकी डेट नोट्स में मिल जाएगी आपको। ये 1 नवंबर को बनाए, 9 नवंबर को बनाए, और ये 15 नवंबर, है ना। क्रोनोलॉजी पता होना ज्यादा जरूरी है कि पहले छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तराखंड है, फिर झारखंड है, और लेटेस्ट तो अपना 2014 में। वहां कौन बना? तेलंगाना। मद्रास से तब बना था 1953 में आंध्र प्रदेश, और अब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। आसान है तो फिर से देख लो। 1956 के बाद का पढ़ रहे हैं ना आगे, तो 1960 में गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, और 1971 में हिमाचल। एक हो गया। इसके बाद 1972, 72, 72 कैसे जाना है? ऐसे वाला ट्राइंगल, इधर से इधर, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मैप थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। 1975 सिक्किम, फिर 1987, 87, 87, इसमें ऐसे सबसे नीचे सबसे ऊपर, यानी कि मिजोरम और अरुणाचल, और फिर गोवा, और उसके बाद तो फिर 2000 आ गया। 2000 एंड 2000। पहले बना इसमें छत्तीसगढ़, फिर बना इसमें उत्तराखंड, और फिर बना इसमें झारखंड। छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, और फिर 2014 में तेलंगाना। ये हमारे राज्य पूरे हो गए। और एक चेंज और हुआ है, एक राज्य 1956 के पहले से था, जम्मू एंड कश्मीर। तो 2019 में उस जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का स्टेटस हटा के यूटी बना दिया, है ना।
राज्य से हटा के उसको यूटी बना दिया गया 2019 में। पूरी क्रोनोलॉजी याद हो गई है ना। कुछ छोटे मोटे पॉइंट और बचे हैं, उनको देख लेते हैं, जैसे यूटी कौन के साथ साथ क्या हुआ। तो यूटी में देखो क्या क्या बातें याद रखनी है। दिल्ली, दिल्ली में आपने याद रखना है कि 1969 ओके 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको कर दिया गया एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। डन। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके बाद में जो चेंज हुए हैं अभी, वो 2019 में जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा लिया गया था तो दो बनाए गए, यूटी ऑफ लद्दाख एंड दूसरा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 2019 याद रखेंगे। और इसके भी बाद का चेंज है 2020 का, 2 यूटी होती थी यहाँ पे कुछ इलाके, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को मिला के 1 यूटी कर दिया गया 2020 में। तो कुल मिला के 8 यूटी हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है। अंडरस्टैंड? 8 यूटी की पूरी इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। ओके, अब इससे अलग और क्या चीज आ सकती है? कुछ के नाम चेंज हुए हैं। जैसे किस किस के नाम चेंज हुए हैं भाई? यूपी का नाम अभी है उत्तर प्रदेश, पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये तो यूपी स्पेशल की क्लास में भी कराया है ना, ये नाम बदला है, यूनाइटेड प्रोविंस से इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। जो मद्रास था, टीपू सुल्तान का पड़ा होगा है ना, मद्रास वाला बहुत बड़ा इलाका होता था, तो इस मद्रास से आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो इस मद्रास, और फिर अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो ये जो मद्रास बचा कुचा था, इस मद्रास का नाम कर दिया गया तमिलनाडु, है ना, 1969 में। मद्रास में था वो टीपू सुल्तान। मैसूर, मद्रास में तो वो था ना, मैसूर में था मैंने जो। तो जो इलाका आपने पढ़ा होगा मैसूर है ना, ये था मेरे टीपू सुल्तान वाला, इसका नाम कर दिया गया कर्नाटक। मैसूर का कर्नाटक, मद्रास का तमिलनाडु, है ना। और ये जो अभी आप पढ़ते हो लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, इसका नाम होता था पहले लकादीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप। लकादीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, नोट्स में सब ये मिल जाएगा ना, पढ़ लेना। और वो जो दिल्ली वाला है, दिल्ली, उसको कर दिया गया एनसीआर। जब 2000 में उत्तराखंड बना था तब उसका नाम था उत्तरांचल। फिर इसका नाम 2006 में उत्तरांचल से बदल के कर दिया गया उत्तराखंड, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और 2006 में ही जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, उसका नाम कर दिया गया पुडुचेरी 2006 में। ये नए नाम है, कहीं पे आ सकता है काम में, तो आप देख लेना। और 2011 में जो नाम बदला गया तो नाम था ओडिशा, इसका नाम बदल के क्या करा गया ओडिशा, ओडिशा का ओडिशा। तो ये कुछ नाम बदले गए। बाकी इनकी क्रोनोलॉजी पे डिटेल्ड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में बहुत आने वाला है ये क्रोनोलॉजी वाला सेक्शन। तो आप सीधा बस एक बार नोट्स पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखना, है ना, गारंटी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम कल अपना पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।